गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज केमिस्ट्री एग्जाम हुआ, सबका बहुत बढ़िया पेपर गया। मैं पहले ही बोला था कि अगर जब कॉपी पढ़ेगा तो कॉपी से कोई भी चीज़ बाहरी नहीं आएगा। इवन मैं बोला था कि देखो बाबू, जितना कॉपी में पढ़ाया गया है उससे ज़्यादा नीट और जेई भी नहीं क्वेश्चन पूछे जाते, उसके अंदर में पूछे जाएंगे, उससे बाहरी नहीं पूछे जाएंगे। तो बोर्ड कौन गली का चीज़ है। मैं तो बोला था कि ऐसे ऐसे करके खत्म कर दूंगा ना। तो सीरियल से जैसे हम लोग एक एक चैप्टर को देखते गए कि सब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूछे जाते हैं, क्या है। क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, जो पढ़े, जो समझे, जो रेगुलर क्लास में थे उनके लिए नथिंग। यानी 70 में 70 बहुत सारे लोग ऐसे लगाने का दावा कर रहे हैं, तो हम लोग को तो ऑलरेडी 35 ही बनाना था। तो चलो मैं आपको बस केवल आंसर ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे कैसे आप लोग मिला लेना, बढ़िया से देख लेना ना। तो चलो यहां से देखा जाए। मैं पहले ही बोला था कि बढ़िया से अरेंज कर लो ना, तो सबके सब सही हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग सही किए भी हैं, बहुत सारे लोग कुछ कुछ इधर से उधर भी किए हैं, लेकिन नो डाउट टेंशन फ्री रहने का चीज है। चलो तो देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बाबू कि क्वेश्चन बहुत शॉर्ट तरीके से अरेंज किया गया था। तीनों से मिक्सअप क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज्यादा देखा जाए तो ज्यादा मार्किंग आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। मैं शुरू से बोलते आता हूं कि बाबू, ऑर्गेनिक इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, यानी ये बैकबोन है। अगर जब तुम ये समझ गया तो समझ गए। बहुत सारे चीज होते हैं, फिजिकल यार घींचने का चीज है, जितना घींचेगा उतना आंसर आते जाएगा, उतने उस पर पॉसिबिलिटी आएंगे। तो यहां से देखो, मैं आपको एक एक क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन दे रखे हैं शायद, मैं 70 आपको ऑब्जेक्टिव अरेंज कर देता हूं। मैं आपको बता देता हूं 70 के 70 एक्सप्लेन करके कि क्या क्या है, बाकी आप लोग उसको मिला लेना। तो चलो ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। बाय द वे एकदम आसान क्वेश्चन है। आप लोग एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला लाइन देखा होगा ना, कि एल्डिहाइड और कीटोन, जब कीटोन बता रहा होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो वहां पर बताया होगा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो इसमें कुछ करना नहीं था। मैं आपको बताया था कि सेकेंडरी अल्कोहल, यानी यहां पर क्या है, ये तो CH3 और ये CH और ये OH और ये CH3, ये क्या है, तो ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, या एक कोई ज्यादा स्टाइल मारेगा तो बोलेगा 1 2 3 ना, यानी प्रोपेन टू ओल, इसी का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ओल। तो आपको पता होगा प्रोपेन टू ओल इज ए टाइप ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 K2Cr2O7। किसी के साथ इसको ऑक्सीडाइज कर दो, ऑक्सीडाइज करने के बाद मिल जाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और H। तो सिंपल सा इसी से, यानी 2 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलेंगे, तो ये हम लोग को कीटोन यहां से ऑब्टेन होगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा था कि निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से कीटोन ऑब्टेन होगा। तो सिंपल सा तरीका, ऑप्शन सी इज करेक्ट ना। तो मैं सेक्शन ए का एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, यानी सी में दे रखा है CH3CH वो करवा ऊपर लगा दिया है OH, उसके बाद CH3, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। चलो, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन थे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक कौन सा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपको देखते चलना है, पहला का सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक। देखा तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बताया था कि अगर जब बाबू RNH2 अगर जो हो जाए तो ये 1 डिग्री एमीन, अगर जब एगो H को रिप्लेस करके एक और मैं R लगा दिया ना, तो ये कितना डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। और एगो वाला H के रिप्लेस करके एगो आउ R लगाता हूं, तो ये कितना डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। तो ऐसे ही पता चले था N और H इकाई डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। तो यहां पर सेकेंड का ऑप्शन दू जो हैगा वो सही हो जाएगा, यानी सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है NH, वो कौन सा है, 2 डिग्री एमीन है, सेकेंडरी एमीन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अरे वाह, ठीक ना। बोलता है कि CH3 CHNH2 CH3, यार कोई गली का चीज नहीं है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब ये बताने की कोई जरूरत नहीं, इसका IUPAC नेम लिखने हैं। क्या है, तो CH3, उसके बाद यहां पर दे रखा है हम लोग को CH, और यहां पर अरेंज कर दिया है NH2 और ये CH3। महानुभाव लोग देखा तो 1 2 और 1 कितना 3,
ना, तो 3 कार्बन के नाम क्या हो जाएगा, तो प्रोपेन। और कितना पे एमीन है, 2 पे एमीन, तो प्रोपेन 2 एमीन, यानी कौन सा है, तो प्रोपेन 2 एमीन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो चौथा क्वेश्चन बोलता है कि प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में कौन बनता है ना। एमीन चैप्टर हम लोग पढ़े थे, कितना मजेदार क्वेश्चन है कि प्राइमरी एमीन यानी RNH2 की रिएक्शन कराने किसके साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के साथ ना। तो एकदम सिंपल सा तरीका। बाय द वे हम लोग मैकेनिज्म देखे थे, लेकिन मैं यहां पर मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस केवल मैं आपको सिंपल से तरीका बता रहा हूं। यहां पर ये क्या बना लेगा, तो ये अल्केन बना लेगा, यानी 4 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो 4A मैं बाद में लिख दूंगा, सबका अरेंज कर लेना, मिला लेना, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगला क्वेश्चन 5वां में आना, बोलता है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन से हैं। बेसिसिटी से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। मैं आपको बताया था कि अगर जो किसी कोई ग्रुप के साथ अगर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो उसका बेसिसिटी इंक्रीज कर जाएगा ना, और अगर जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रहेगा तो उसका एसिडिक इंक्रीज करता है। तो बाय द वे ऑप्शन 5 का सी करेक्ट। 5 के सी में क्या है, तो ये N के साथ है, यानी 3 डिग्री एमीन को ये शो कर रहा है। और 3 डिग्री एमीन में क्या है कि 3 आपके पास 3 CH3 डोनेटिंग ग्रुप है। यहां पर क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी इंक्रीज करने से बेसिसिटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो सबसे जो प्रबल क्षारीय होगा, मोस्ट बेसिक इन नेचर होगा, ऑप्शन सी। तो 5 का सी करेक्ट। चलो अगला बोलता है कि निम्नलिखित में कौन हिंजबर्ग रिएजेंट है। मैक्सिमम एमीन से क्वेश्चन है। देख बबुआ, पहले ही मैं बोलता था कि ऑर्गेनिक अगर जब बढ़िया कर लिया, और मैं तो इतना तक ओपन बोलता हूं कि जो पढ़ा दूंगा ना वो जाके मिला लेना ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक कि कहां पर क्या चीज है ऑर्गेनिक में। मुझे ये घमंड नहीं है, लेकिन हमको इतना जरूर अपने आप पे गर्व है कि जो मैं पढ़ाता हूं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, उससे क्वेश्चन नीट और मेंस से उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ा दिया वो एडवांस ज्यादा नहीं पूछेगा, चाहे जे हो जाए ना। लेकिन पढ़ना तो आपको है, ठीक ना। आप पढ़िएगा तो आप पढ़िएगा ना, अब बर्फ रगड़े के फेरा में रहिएगा तो आप जाइएगा, सिंपल सी बात है। तो चलो ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन है कि हिंजबर्ग रिएजेंट ना, मैं आपको बताया था बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। कितना आसान क्वेश्चन है, देखा तो यहां से बेंजीन बना दो ना, और एस डबल बॉन्ड ओ और Cl एकरे नाम हो जाता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसी को हम लोग हिंजबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। तो 6 का कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ना। 7 में आ जा, कितना आसान क्वेश्चन। जब एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2 के साथ, एसीटामाइड ना, CH3 और C डबल बॉन्ड O NH2 एकरे नाम कुछ होता है एसीटामाइड। तो बोलता है कि एसीटामाइड की रिएक्शन एसिड एमाइड की रिएक्शन किसके साथ, Br2 और KOH ना, याद होगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ना। एकदम सिंपल सा तरीका था, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये क्या बनाएगा, तो मिथाइल एमीन बनाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यानी 7 के क्या हो जाएगा, तो 7 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ भी नहीं है, आप अपने कॉपी से खोल कर देखिएगा। अरे मैक्सिमम तो मैं रटवा देता था विथ मैकेनिज्म ना, ये कोई इधर उधर लेकिन परंतु नहीं कि हो गया तो ये हो गया, जी नहीं हुआ तो कैसे हुआ, ये चीज मैं आपको बताया। तो चलो आगे देखना। ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंजबर्ग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां बोलता है कि निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयन में कौन अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक नेचर ना। देखा तो कितना आसान क्वेश्चन पूछ ले। बतैले हलिवा कि जेकरा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ना वो क्या होगा, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और जेकरा में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो सिंपल सी बात है कि अनपेयर्ड और पेयर्ड तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। तो इसमें हम लोग को नजर आ रहा है ऑप्शन Cu2+। इसको एक्सप्लेन करना, देखा है Cu2+, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा है। तो अगर जब मान के चलो कि कॉपर का जनरली होता है कितना, 29। अगर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आर्गन एक्सेप्शनल केस होता है FeO का, आर्गन। उसके बाद 4s1 और 3d कितना, 10। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 4s0 और एगो एकरा में से चल गए और एगो एकरा में से, तो 3d कितना, 9 ना। अब डी वाले में इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर दो, अरेंज कर दो। तो देखो तो डी में कितना ऑर्बिटल, 5
dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। 9 इलेक्ट्रॉन को भरने हैं क्लॉकवाइज 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 क्लॉक और क्लॉक 5, उसके बाद 6 7 8 और कितना 9, देखा तो एगो बच लिया अनपेयर्ड ना। तो जेकरा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सा होता है, पैरामैग्नेटिक। जिंक के केस में देखो तो Zn2+ है ये, तो जिंक का ऐसे देखा जाए तो जिंक का होता है 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, आर्गन और 4s2 और 3d10 होता है। तो एक में से 4 में से 2 गो चल जाते हैं 4s2, तो तब वो कुछ ही बच जाएगा 3d10, और d10 जब बच गया तो ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा। ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, डाया हो जाएगा। इसलिए 8 का जो होगा तो 8 का ऑप्शन नंबर बी यानी Cu2+ इज ए टाइप ऑफ पैरामैग्नेटिक, यानी दैट वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होगा वो क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। यार इतना एक्सप्लेन करने की हमको कोई जरूरत नहीं है ना। तो चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो 9 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। सोना चांदी बनाने में काम आता है। सोना चांदी मतलब मुद्रा कहने का मतलब कि रुपया पैसा बनाने वाले में, सिक्का बनाने में। तो ये तो ऑप्शन सी ना, यानी मुद्रा धातु किसको बोलते हैं, तो कॉपर के पहले सुन ले होगा कि तांबा के सिक्का होता था, चांदी के सिक्का होता था, सोना का होता था अमीर लोगों के पास ना। तो Cu और Ag और क्या चीज Au, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रा धातु के नाम से जानते हैं, क्वांज मेटल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चलो, अरे वाह। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। यार हम आप लोग को याद करवाया था तरीके से, वर्नर। ये 1 नंबर में पूछा, हम लोग सोच रहे थे कि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थ्योरी जो रिगार्ड किया था वो वर्नर साहब ने किए थे ना। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का अरेंजमेंट किया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी 10 का कितना हो जाएगा, 10 का सी। चलो 11, निम्नलिखित में से कौन सा द्विक लवण का उदाहरण है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टार्टिंग में मैं पढ़ाता हूं टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं। याद करो, फर्स्ट ऑर्डर कंपाउंड और सेकंड ऑर्डर कंपाउंड। सेकंड ऑर्डर कंपाउंड में कितना कंपाउंड, 2 कंपाउंड। एक कंपाउंड के नाम क्या, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड या डबल साल्ट के नाम से उसको जानते थे, और एक था कौन सा, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन या द्विक लवण किसको बोलते थे, तो वैसे ठोस जो जल में पूर्ण रूप से आयन का जांच प्रदर्शित कर देता है, विच इज नोन एज कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी दैट सब्सटेंस, दैट सॉलिड्स, दैट आयन, द सॉल्ट विच गिव टू टेस्ट ऑफ ऑल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन विच इज नोन एज डबल सॉल्ट ना। और द सॉलिड विच डज नॉट गिव टू टेस्ट ऑफ ऑल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन विच इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को हम लोग क्या बोले थे, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन। जाके वहां कॉपी में देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से था। तो इसमें मैं बताया था पोटास एलम ना, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, तो द्विक लवण का उदाहरण होता है पोटास एलम, जेकरा कहते हैं क्या चीज, फिटकीरी। मिश्रिन देखे में लगता है वो ना। तो पोटास एलम फार्मूला क्या हो जाता है, तो फार्मूला K2SO4 Al2SO4 का कितना, होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसी का नाम क्या हो जाता है, पोटास एलम ना, पोटास एलम। और यही क्या होता है, तो ये एक क्या होता है, तो डबल सॉल्ट का एग्जांपल। यार कोई गली का चीज नहीं है सर ना। तो आपका हो जाएगा 10 का सी। चल 10 का तो बता दिया ना। 11 का डी। 11 नंबर क्वेश्चन का कितना आंसर हो जाएगा, डी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विक लवण, पोटासियम को। चल आगे आ जा, आगे अगला क्वेश्चन है 11 नंबर के बाद 12 नंबर। बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा है, बहुत सारा लिगेंड हम लोग पढ़े थे ना। लिगेंड बोले थे कि जो क्या करता था कि सेंट्रल मेटल एटम को जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था ना, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बेसिस पर उसको हम लोग बोलते थे दंतुर, डेंटिसिटी ना। और उसके बेसिस पर मैं आपको बताया था मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। जहां पर हम लोग आगे तक चले थे EDTA3 क्या होता है, EDTA4 क्या होता है। ऐसे नॉर्मल वैसे हम लोग NCERT में बस केवल EDTA देता है, लेकिन हम लोग उसको क्लासिफाई करके देखे थे EDTA3, EDTA4। लेकिन हम लोग से उतना पूछा ही नहीं, हम लोग से पूछ दिया बाइडेंटेड लिगेंड, इथिलीन डाइएमीन। कितना आसान क्वेश्चन है। CH2
और NH2 और CH2 और NH2। इसी लिगेंड का नाम क्या होता है? तो इसी का नाम है इथिलीन डाइएमीन, जरा शॉर्ट में EN बोलते थे। एक न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल था, जिसका में क्या होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से ही क्वेश्चन बोलता है 12 का हो जाएगा, ये 12 नंबर क्वेश्चन का मैं बताया। 12 का कितना हो जाएगा? बी ED इथिलीन डाइएमीन EN। क्वेश्चन नंबर 13, अरे वाह, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है बबुआ कि PT C2H4 और उसके बाद यहां पर दे देता है Cl3 और उसके बाद यहां पर अरेंज कर दिया माइनस और इसमें बोल दिया कि PT का ऑक्सीडेशन स्टेट। इकोनोगली के क्वेश्चन है, PT को क्या मान लेना है? X और इसका कितना हो जाएगा? 0, इसका -3 बराबर में -1 कर दो, x बराबर कितना? +2। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी। अगला बोलता है कि निम्नलिखित में कौन विनाइल हैलाइड है? क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है विनाइल हैलाइड। महानुभाव लोग, हम लोग पढ़े थे कि CH3 और C डबल बॉन्ड, देखो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 ना, sp2 और उसके बाद इसके बाद यहां पर है CH2। तो मैं बोला था कि sp2 के जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए और इसके साथ ब्रोमीन या हाइड्रोजन एटम लगे हुए होने चाहिए। यही क्या हो जाएगा? विनाइल। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, विनाइल हैलाइड। ऑर्गेनिक खोलकर देखना मैक्सिमम, यार अब मैं क्या बोलूं, ठीक ना, इसमें बहुत ज्यादा बोलने की कोई जरूरत हमें नहीं है। चलो आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 14 का कितना हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन सा मुक्त होगा? लगा ले आंख मूंद के, बी, सोडियम ना। तो 15 का कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा आपके पास बी, सोडियम। 16 में बोलता है कि निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन ए सॉल्यूशन ना। चलो लगा लेगा, ये सब बेइज्जती करने वाला क्वेश्चन है। 16 का ऑप्शन ए, 16 का हो जाएगा ए, इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट जिसको बोलते हैं। वाह। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ए, बी, सी और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः, यानी यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। तो देखो तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, तनिसान दिमाग लगा हुआ। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल के हो जाता है। रिड्यूसिंग पावर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, यानी एकरा में जेकर वैल्यू तोरा सबसे कम नजर आवी था वो कर सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो सबसे कम में हमको नजर आ रहा है माइनस कितना? तो ऑप्शन ए का ही शायद है, -3.05 वोल्ट, यानी 17 का जो होगा बबुआ, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो 18, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक याद है? यहां पर हम लोग पढ़े थे, यानी हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहां पर L/A सेल कांस्टेंट को हम लोग डेराइव करके देखे थे। आप अपने कॉपी में खोलकर देखना, ठीक ना। कप्पा इज इक्वल टू 1/R, ठीक ना, इंटू L/A को डायरेक्ट से हम लोग क्या बोलते थे? तो ये सेल कांस्टेंट के नाम से इसको हम लोग जानते थे, जहां पर कंडक्टिविटी में इसको कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाया था कि इसका कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा। तो कितना नंबर क्वेश्चन? 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए ना, 18 का कितना हो जाएगा? तो 18 का ए आपका करेक्ट है। चलो आगे देखो, उसके बाद 19 रासायनिक अभिक्रिया 2A, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2A और प्लस बोलता है कि बी, ये रिएक्शन करके सी, इसके साथ निगेटिव, इसके साथ निगेटिव, इसके साथ पॉजिटिव, सब ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन ए में निगेटिव, ऑप्शन बी में निगेटिव, ऑप्शन सी में पॉजिटिव, ऑप्शन डी, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का डी, केमिकल काइनेटिक्स। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग के समीकरण के निम्नलिखित रूप में निरूपित किया जाता है। बोलता है कि के, यानी दे रखा है कि कांस्टेंट, यानी यहां पर मैंने मान लिया रेट 1 R1 मानकर चलो। बोल रखा है कि ये आपका कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ए और बी के पावर कर दिया है 2, और फिर बोलता है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज
ट्रेवल्ड कीपिंग दैट द कांस्टेंट देन रेट बिकम, यानी बोलता है कि बी का सांद्रता अगर जब 3 गुना कर दिया जाए, बी को कितना गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, और ए को जस के तस छोड़ दिया जाए, ये के आप इसको R2 मान लो, तो डेफिनेटली है कि कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना, ऑप्शन डी। 20 का कितना हो जाएगा, तो 20 का ऑप्शन डी लगा लेना। 21, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। 21 के ए लगा लेना, ताप पर, ताप पर निर्भर करता है। अब इसको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है ना, बहुत एक्सप्लेन डिटेल से करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंधन है, टेरेलिन पॉलीमर का क्वेश्चन है। आपको मैं बताया था कि ईस्टर वाले में यानी पॉली ईस्टर में 2 तरह के सेक्शन में आपको बताया था, ग्लिप्टल और टेरेलिन, इसमें ईस्टर का बंधन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन ताप दृढ़ बहुलक है, लगा लेगा 23 के सी, बेकेलाइट। 23 के सी बेकेलाइट में थर्मो सेटिंग प्लास्टिक होता है ये। चलो, निम्नलिखित में कौन सा पॉलीएमाइड है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24, सर जब कॉपियां खोलेगा ना बुआ, तो कॉपियां खोलने के बाद मैकेनिज्म तक मिलेगा कि हाउ कैन ऑब्टेन नाइलॉन 66, हाउ कैन ऑब्टेन बेकेलाइट, हाउ कैन ऑब्टेन, ठीक ना, पम्मा फेमा, जितना था मैक्सिमम सब चीज बताया गया है। तो यानी 24 का कितना हो जाएगा, बी। 24 का बी, 25 लगा लेना। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है ना, ये मजाक वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैं बताया था कि अगर जब मान के चला, यानी 25 के लगा लेना, 25 के पहले मैं आंसर बता देता हूं, 25 का ए हो जाएगा, मान के चला। कितना बढ़िया तरीके से पढ़े थे, देखा तो ईतोर आंतड़ी हवा ऐसे ना, ऊपर में मान के चला, ये वाला लीवर कलेजी जकरा तो नहीं बोला हो, ध्यान से समझ। अब एकरा में इलाइनिंग होता है ऑक्जेंटिक सेल का स्टोमिक में, और ये सीक्रेट करता है किसको, HCl को। तो जब तोर पेटवा में HCl के मात्रा बढ़ जाता तो ऊपर से कोची डलबो, बेसे ना, छारे ना, कबे ना ई बेस, अब ई एसिड है तो एसिड प्लस बेस मिलकर न्यूट्रलाइज कर जाएगा ना। तो अगर जब पेट में एसिड के मात्रा डेफिनेटली है बढ़ेगा, तो आपको ऊपर से कोची डाले पड़ेगा, बेस ना, है ना। तो एसिड पेट में बढ़ा लो, ऊपर से खा लिया नींबू के अचार, बस काम हो गया ना। तो यहां पर क्या होगा, बेस हम लोग को डालना होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो यानी 24 यानी 25 का कितना हो जाएगा, ए, क्योंकि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है, और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, तो वो आपका एक बेसिक नेचर का होता है। तो हम लोग को पेट में एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए बेस डालते हैं। लेकिन नाउअडे अभी बहुत मेडिकल साइंस आगे निकल चुका है, तो आज के डेट में हम लोग अब बेस का यूज नहीं करते हैं। हम लोग को बहुत सारे मेडिसिन ड्रग्स प्रेजेंट है मार्केट में, जैसे रेनेटिडिन है, फेनेटिडिन है, ओमेप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, बहुत सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होते हुए आपको एसिडिटी को कंट्रोल करता है। तो बहुत सारे मेडिसिन मार्केट्स में प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग को बाय द सिलेबस ऑप्शन ए इस क्या होगा, करेक्ट होगा। 25 26 सैक्रिन ना, डायबिटीज पर्सन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पहले यूज किया जाता था सैक्रिन, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, स्वीटनिंग एजेंट हो जाएगा। 26 के बी, ये सब एक्सप्लेन कर ला, क्वेश्चन ना हुआ, ठीक ना, ये सब याद तू लोग के करवा दिए थे। यानी 26 के बी एक क्या हो जाएगा, तो मीठा अभिकर्ता हो जाएगा, स्वीटनिंग एजेंट हो जाएगा। साबुन में किसका उपयोग किया जाता है, 27 केकर उपयोग, तो C17 H35 COONA, कपड़ा साफ करे के प्रोसेस तक बताया था। 27 के एक लगा लिया। 28, निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट है बाबू ना, ये सब लास्ट क्वेश्चन लास्ट चैप्टर से, यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बहुत डिटेल तरीका से पढ़े थे हम लोग ना। ऑल ऑफ दिस, लिसिथिन भी होता है, साइट्रिक एसिड भी होता है, विटामिन ई भी होता है, यानी तीनों के तीनों जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज होते हैं, जो क्या करता है कि ऑक्सीजन के कैरिंग कैपेसिटी को बहुत आगे तक करता है। चलो तो हो जाएगा, यानी आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28 का डी लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 29 में बोलता है CH3, उसके बाद C, उसके बाद यहां पर ऊपर में CH3, नीचे में CH3, इसमें Br ना। तो 1 2 अब 1 3 ऊपर ऊपर गिन दो, सोझे सोझे, 2 पर क्या है मिथाइल और 2 पर क्या है ब्रोमीन, अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और 3 कार्बन के क्या चीज, प्रोपेन लगा लेना। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी क्वेश्चन नंबर 29 के सी, क्वेश्चन नंबर 29 का सी, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलो आगे देखा,
अगला 30, एल्किल हैलाइड के उपयोग से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? यार ये बतावे में हमको हंसी आ रहा है अब। यानी क्वेश्चन बोलता है कि एल्किल हैलाइड का उपयोग ना, अल्काइल हैलाइड कहने का मतलब कि RX अल्काइल हैलाइड, इसका उपयोग कहां पर होता है? तो अल्काइल हैलाइड का उपयोग अल्कोहल भी बनाकर दिखाया था ना। अल्काइल हैलाइड सब लोग क्या बनाए थे? अल्कोहल भी बना देते हैं। अल्काइल हैलाइड से एल्कीन भी बनाते थे, याद होगा सेटजिफ रूल और हॉफमैन रूल, पुअर बिकम पुअर और रिच बिकम पुअर, पूरा कॉन्सेप्ट बताया था हाइपर कंजुगेशन का, जिसको बेकर एंड नाथन इफेक्ट बोलते हैं, सिग्मा पाई कंजुगेशन बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते। यार बहुत डिटेल से मैं आपको किया था ना। तो एल्कीन भी बनाया जाएगा, अल्कोहल भी बनाया जाएगा और अल्केन तो बना ले जाता है ना। तो ये यहां से सब चीज हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड से। अल्केन बन जाएगा ओरिजिन रिएक्शन के थ्रू। चलो 31 नंबर क्वेश्चन, अरे बाप रे एकदम तीर मारा ना। निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होगा? यानी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो किसका होगा? यानी नॉन पोलर इसमें से कौन है? ऐसे ही नजर आ रहा है CCl4, यानी 31। तो 30 का कितना मैं बताया? तो 30 का लगा लिया D। क्वेश्चन नंबर 31 को हो जाता है C का है तो कार्बन और एकरा में क्लोरीन 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 और क्या चीज? क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, ये अपना इधर खींचेगा, ये अपना इधर खींचेगा, ये अपना इधर खींचेगा, ये अपना इधर खींचेगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर, आपका जो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। यहां पर म्यू रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 के बराबर, यानी इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0। पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 31 का सी। चलो 32, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। देखिए महानुभाव लोग, क्वेश्चन बोलता है कि जिंक और जल ना, तो देखा तो जिंक, तो जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण रिडक्शन कराना है ना, रिडक्शन कराना है। तो बोलता है कि जेडेन और प्लस, पहले तो एक पानिया में डलबहू तो बन जाता क्या चीज? जेडेन OH का होल ट्वाइस और प्लस क्या बन जाएगा? नेसेंट हाइड्रोजन एटम ना, नेसेंट हाइड्रोजन एटम। अब यही नेसेंट हाइड्रोजन एटम हाईली रिएक्टिव होता था ना। मान के चलो कि सिंपल सा तरीका, आप अभी जिस स्टेज में हैं उस स्टेज में आपका तबीयत खराब बहुत कम होता है ना। अब वैसे मोबिल डाउन रहेगा तो तबीयत खराब हो सकता है, नहीं तो जितना तबीयत खराब एक न्यूबॉर्न बेबी का होता है, यानी नेसेंट रिएक्शन से तुरंत निकला हुआ हाइड्रोजन का ना। तो वही पॉइंट बोलता है कि ये जो नेसेंट हाइड्रोजन एटम है ना, ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर होता है। अब यही क्या करता है ना कि CH3, यही क्या करेगा कि CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, ध्यान देना ढेरे महानुभाव लोग यही बता देता है कि H और H और H और Cl एकरा क्लोरोफॉर्म बोलते रहे महानुभाव। इस CH3Cl बन गया ना, नॉट अ क्लोरोफॉर्म, ये मिथाइल क्लोराइड है। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। अब यहां से क्या हो जाएगा? तो ई क्लोरोफॉर्म क्या करेगा कि रिएक्शन कर जाएगा नेसेंट हाइड्रोजन एटम के साथ, और ये रिएक्शन करके आपका क्या बना लेगा? तो ये रिएक्शन करके आपका बना लेगा CH3 और ये बना लेगा HCl। आप इसको बैलेंस कर लेना, यही बन जाएगा। यानी 32 नंबर क्वेश्चन के आंसर डी हो जाएगा, यानी 32 का कितना हो जाएगा? डी। मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बता दिया कि ये कैसे होगा। पहले जिंक वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस नेसेंट हाइड्रोजन एटम, और ये नेसेंट हाइड्रोजन एटम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कर जाएगा CHCl3 के साथ, और ये रिएक्शन करके बना लेगा CH3 और प्लस क्या बना लेगा? HCl। चलिए आगे ध्यान से समझ, यानी 32 का कितना हो जाएगा? तो 32 का डी। चलिए 33, अरे वाह, कॉपिया में जब पढ़ेगा ना तो बहुत कुछ जानेगा, बहुत कुछ जानेगा ना। मैं बार बार बोलता था कि देख बबुआ, बोर्ड का कोई लेवल नहीं होता है, जितना मैं केमिस्ट्री पढ़ा देता हूं उसके सामने बोर्ड और कम से कम नीट और मेंस तक तो सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन अब बाई देवे आप लोग बर्फ रगड़े के फेरा में रह गए कि तोप मारे के फेरा में रह गए, अब भगवान जाने। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, 32 हो गया, 33 में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है ना, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देगा, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इथेनॉल भी देगा, इसमें भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सी इथेनॉल भी देगा, इसमें भी लगा हुआ है। आपका डी बेंजाइल अल्कोहल, यानी 33 के बेंजाइल अल्कोहल क्या करेगा कि आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। चलो
ब्यूटेन 2 ऑल एक है। बाप रे बाप, यानी क्वेश्चन नंबर 34 ना, ब्यूटेन CH3 CHOH CH2 CH3 देखा तो एक नाम कुछ है ब्यूटेन 2 ऑल। तो 1 2 3 4 देखा तो ई कार्बन से कोई इधरो कार्बन, ई कार्बन से कोई इधरो कार्बन, यानी कितना डिग्री कार्बन 2 डिग्री, और 2 डिग्री पर OH ग्रुप लगा हुआ है। कौन अल्कोहल, प्राइमरी की सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल। तो बोलता है कि ब्यूटेन 2 ऑल इज ए, कौन सा अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल। तो 34 का कौन सा हो जाएगा, तो 34 का बी, बी है ना, हाँ 34 का बी सेकेंडरी अल्कोहल। 35 में आ जाए, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है, ये ऐसे ही पता चल रहा है अल्कोहल CH3OH बताया लिवर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करेगा, जो जल में वही घुलनशील होगा जो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। अल्कोहल के पास कैपेबिलिटी है कि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ये जल में क्या होगा, घुलनशील होगा। अगर जो इयोला के लेंथ के इंक्रीज करते जाएगा ना, अगर जो ये R ग्रुप के लेंथ को इंक्रीज करते जाएगा तो सॉल्युबिलिटी जो विलेयता होगा जल में वो कमते जाएगा ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी ये क्या होता है, तो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो चलो 35 का कौन हो जाएगा, तो 35 का ए, 35 का कितना, तो 35 का ए ना। आगे आ जा, अगला देखा है 35A। 36 में आ जा, लोहा का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। ये क्वेश्चन है आपका किससे, मेटलर्जिकल से। तो सीडेराइट FeCO3 ना, एकरा में ना हवा, हेमेटाइट Fe2O3 ना, ये क्या है, तो यही आपका ऑक्साइड है, यानी ऑप्शन बी 36 का कौन हो जाएगा, बी। उसके बाद सी पाइराइट FeS2 ना, ये तो सल्फाइड का केस है, तो 36 का बी हो जाएगा। चलो 37, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, जाके देखना 17th ग्रुप एलिमेंट में पढ़ाया होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट पे पूरा डिटेल किया होगा 17th ग्रुप एलिमेंट। और 17th ग्रुप एलिमेंट में मैं फ्लोरीन का बता रहा होगा प्रॉपर्टी, तो फ्लोरीन के प्रॉपर्टी में यानी 17th ग्रुप के ऑक्साइड में मैं ऑक्साइड बताया था F2O ना, यानी यहां पर क्या होगा O और F और F बबुआ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। यहां पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है। ई क्या करेगा कि एकर इलेक्ट्रॉन ई घींच लेगा, एकर इलेक्ट्रॉन ई घींच लेगा, ई बेचारा दे के कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो 37 का ए ना। जाके कॉपियां खोल के देखिए, सब एक एक गो लाइन एक्सप्लेन कर होगा बहुत बढ़िया से। 38 में आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, एकदम कॉपिया में लिखा होगा रेडॉन, जब 18th ग्रुप एलिमेंट पढ़ा रहा होगा तो उसमें लिखा होगा कि रेडॉन के प्रॉपर्टी जब बता रहा होगा तो मैं लिखा होगा कि रेडॉन एक क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। चलो आगे देखना, अगला क्वेश्चन है 38 के बाद 39 में हो गया, निम्नलिखित में से किस गैस द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है, यानी 39 में क्वेश्चन बोलता है कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन में और रेडॉन में सबसे ज्यादा कंपाउंड का कौन फॉर्मेशन करता था, देखा तो नजर ना लो आया, XeF2, XeOF4, XeOF2 ना, XeF6, तो सब में कौचिया वही था जेनोन ना, तो सबसे ज्यादा कौन बनाएगा, जेनोन कंपाउंड बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो 39 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी सही। आगे आएगा 40, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है, यानी इसमें बोलता है कि कौन ध्रुवीय है ना, तो BF3, ये सब एक दूसरे का कैंसिल आउट कर देता है ना। ओकर बाद CO2, ये महानुभाव और एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, दोनों तरफ सेम है। SO3, इसमें भी कैंसिल आउट हो जाता है, यानी SO2 इज ए करेक्ट ऑप्शन ना, यानी 39 मैं बता रहा हूं ना, तो 40 का कितना हो जाएगा, तो 40 का ए। क्वेश्चन नंबर 40 का कितना हो जाएगा, ए। आ जाओ 41 में, 40 के बाद 41, निम्नलिखित में से कौन से प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है, निकेल ना, प्रथम वाले में कौन सा आ जाएगा, तो कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आ जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ऑप्शन ए 41 का ए, 41 का ए। आ जाओ 42 में, बोलता है कि Cu2+ यानी Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, तो Cu2+ महानुभाव लोग बकलोलवन, अभी तुरंत मैं बताया कि 29 इसका होता है कितना,
29 और 29 में से 2 को भेजा देना है। 29 का लिखेगा तो कितना हो जाएगा, तो आर्गन 18 और हो जाएगा का चीज 4s1 और 3d कितना 10, एक में से 2 को भेज दो घर है तो Cu2 प्लस हो जाएगा। अब Cu2 प्लस के लिखो तो आर्गन एक भेज देबू तो 4s कितना हो जाता है 0, अब एकरो में से एगो चल जाते तो कितना हो जाता है 3d9 मिला ला ऑप्शन ना, तो 42 के ऑप्शन सी, 42 के कौन सा हो जाएगा सी। चलो आओ देखो आगे, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखो ये बाय द वे सिलेबस का ही क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग के लेवल का ये चीज नहीं था, ऐसे जनरल कंपटीशन वाले के लिए पूछे जाते हैं। सेलुलोज सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेलुलोज होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं। प्लांट सेल वॉल का चीफ कंपोनेंट जो होता है वो सेलुलोज होता है। सेलुलोज इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है नेचर में। सबसे ज्यादा अगर जो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म प्रचुर मात्रा में मिलता है तो मिलता है सेलुलोज, यानी 43 का हो जाएगा डी, 43 का डी। जाके देखा होगा, लिखा होगा चीफ कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज सेलुलोज। चलो 43, 44 में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है, लैक्टोज ना, लैक्टोज यानी ऑप्शन बी लैक्टोज। माल्टोज माल्ट शुगर हो जाता है, लैक्टोज होता है दूध में। विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन है, 45 के हो जाएगा कौन सा, रेटिनॉल, 45 का बी रेटिनॉल। ढेर महानुभाव बताएगा थाइमीन भी ढेर बता देता है, कभी कभी थाइमीन नहीं होता है रेटिनॉल होता है, याद रखना विटामिन ए रेटिनॉल। चलो उसके बाद आ जाओ 45 का हो गया बी। आ जाइए 46, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ये बताया था दो तरह के, एक वाटर सोलुबल और एक फैट सोलुबल। तो याद रखना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले और विटामिन सी अस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पूरा पार्ट और विटामिन सी यानी अस्कॉर्बिक एसिड, ये सब के सब वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं। 46 का सी, 46 का हो जाएगा सी। चलो आगे देखना, उसके बाद आ जाओ 46 के बाद 47। अरे भाई तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है यार। निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है, किससे, पैनक्रियाज से ना। अब ज्यादा बायोलॉजी हम नहीं बताएंगे ना, आप लोगों को तो पता ही है, ज्यादा हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। पैनक्रियाज में बहुत सारे सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल ना। कहीं से क्या होगा तो इंसुलिन का सिक्रीशन होगा, कहीं से सोमेटोस्टेटिन, कहीं से ग्लूकागोन, बहुत सारे चीज होते हैं। तो बाय द वे मैथमेटिक्स वाले नाराज ना हो, ठीक ना, और बायोलॉजी वाले ढेर खुश ना हो, इसलिए 47 का ऑप्शन बी लगा लीजिए, 47 का बी पैनक्रियाज से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है ना, एंटी फर्टिलिटी। लेकिन हमको लगता है कि इंडिया में आदमी में सबसे ज्यादा विटामिन ई ही होता है, क्योंकि इंडिया में दुइये को कामे है, एगो खाना एगो जन्माना, इसलिए जनन क्षमता में कमी किसी में नहीं है, इसलिए 48 का सी लगा लेगा। अगर जब विटामिन ई की कमी आपके बॉडी में हुआ तो आपको एंटी फर्टिलिटी की कमी हो जाएगा। और बाय द वे अगर जो तोनी के कमी हो भी जाता तो मार्केट में वो मिला ही इवियन 400 और इवियन 600 के गोली, और वो इवियन 250 या 200 भी आता है ना। अपना रोज एक को खाई ले जा, जनन क्षमता एकदम स्ट्रांग रहेगा, एंटी फर्टिलिटी स्ट्रांग रहेगा, इसलिए 48 का आंख मूंद के सी लगा देना। चलो 49 देखना, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। लगा दो आइसोप्रीन, पूरा मैकेनिज्म डन कर दिया था। सीस आइसोप्रीन क्या होता है, ट्रांस आइसोप्रीन क्या होता है, गट्टा पर्चा रबर क्या होता है, लो ग्रेड रबर क्या होता है, सिंथेटिक रबर क्या होता है, पूरा बाय द मैकेनिज्म मैं आपको सब बता दिया था। लगा लेगा 49 का सी। डिटेल आइडिया लेना होगा, जाकर कॉपी खोल लेना पॉलीमर का। 49 का सी, 49 का सी। 50 एंजाइम होते हैं प्रोटीन ना, 50 का भी सी लगा लेना, प्रोटीन होता है एंजाइम। उसके बाद बताए थे आपका निम्नलिखित में से कौन ईथर है, क्वेश्चन है 51 ना, ROR कौन सा हो जाएगा, 51 का भी सी। चलो आ जाओ 52, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होगा। गर्म कर दो, सैंपल सी बात है। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट NaCl को किसके साथ रिएक्शन करना है, वाटर के साथ, इसको गर्म कर दो, हीट कर दो, सिंपल सा क्या बन जाएगा, फेनॉल बन जाता है। क्या बनेगा, OH प्लस N2। खूब मन करेगा ना तो कॉपी खोल के देख लेना, मैकेनिज्म तक लिखा हुआ होगा। क्या बन गया, बेंजीन रिंग पर OH लग गया, इसी को बोला जाता है फेनॉल। लगा लेगा ऑप्शन सी, 52 का सी, 52 का सी। चलो आगे देखना 53, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है ना,
HCOOH को, देखो ये रिडॉक्स का टाइप नहीं होता है, कभी कभी लोग बताते हैं इसको रिडॉक्स का टाइप नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेटेड किसके साथ रिएक्शन करने हैं, H2SO4 के साथ 373 केल्विन पर टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है, तो ये बना लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस वाटर रिलीज कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ऑप्शन कौन सा है, डी। 53 का डी लगा लेना, 53 का डी। चलो 54 IUPAC नाम बोला है, देखो इधर 54 CH3 CHOH COOH 1 2 और कितना 3 गिन दो, 2 पर क्या है हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 54 का लगा देना बी। 55 में आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा टोलेंस अभिकर्मक है, जाके देखना एल्डिहाइड कीटोन में ना, टोलेंस भी पढ़ाया होगा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी पढ़ाया होगा ना, तो सब वहां पर 3-4 टाइप का टेस्ट पढ़ाया होगा, पूरा कॉम्प्लिकेटेड। इवन मैं रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू तक पहुंच गया था कि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है टोलेंस रिएजेंट में ना, क्या करता है कैसे करता है, A to Z में आपको बताया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 का ए। देखो मैं बहुत डिटेल तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन बस कुल मैं आपको भी आंसर मिलवा रहा हूं ना, और बाकी डिटेल आइडिया लेना होगा, कॉपी होगा खोल लेना, और नहीं अगर जो कॉपी होगा तो कभी हमसे मिल लेना। चलो अरे वाह 56 नंबर क्वेश्चन, इधर 20 बार कॉपी में बना वाला होगा महानुभाव लोग। निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है ना, कैनिजारो रिएक्शन, तरी में अल्डोल कंडेंसेशन कैनिजारो रिएक्शन ना, कैनिजारो में भी 2 तरह के कैनिजारो ना, इंटरमोलिकुलर कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, इंटरमोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, रेट्रो कंडेंसेशन, बहुत सारे कंडेंसेशन होते हैं भाई मेरे, तो उसी में कैनिजारो है ना। तो एक कैनिजारो रिएक्शन होता है जिसके पास अल्फा H नहीं होता है, वही कैनिजारो में पार्टिसिपेट करता है, तो HCHO। बाय द वे मेडिकल का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो HCHO ऑप्शन बी इज करेक्ट ना। 56 का बी लगा लेना, कॉपी खोलकर देख लेना कैनिजारो एक बार। बोलता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु कितना होता था, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 ना, 693 अपॉन के, यानी ये बोलता है कि अभिक्रिया के लिए कौन इसमें होगा, तो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, 57 का बी ना, 57 का कौन लगा लेगा बी, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ये नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अरे बाप रे, हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं करता है ना, तो ढेरे हम महानुभाव लोग क्या देखेगा कि लगले मोलिब्डेनियम। अरे बकलोलवन, मैं बताया था कि N2+3H2 को ना किसके, तो आयरन कैटलिस्ट और मोलिब्डेनियम प्रोमोटर था, ना कि ये कैटलिस्ट था, ये उत्प्रेरक बोला है। ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जाके खोल के देखना, इसमें मैं आपको बुक का नाम बता दूं, अरिहंत का क्वेश्चन पेपर लेना इंजीनियरिंग का, और उसमें देखना ये स्टेट बोर्ड का इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन कैटलिस्ट, पढ़ाते टाइम बार बार रिजीट करता था कि देख बबुआ एग्जाम में से कुछ भी पूछ सकता है, यानी ये आयरन, कॉपिया में याद भी बहुत सारे लोगों का होगा कि हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक की तरह, जबकि MO मोलिब्डेनियम किसके तरह, तो प्रोमोटर की तरह बिहेव करता, तो यहां पर पूछा कि उत्प्रेरक की तरह कौन बिहेव करता है, तो ऑप्शन ए, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 58 का ऑप्शन ए। चलो निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, सरफेस केमिस्ट्री ना, लगा देना अपोहन, डायलिसिस के द्वारा हम लोग करके देखे थे, डायलिसिस था, इलेक्ट्रोडायलिसिस था, परसिस्टेंट डायलिसिस था, बहुत सारे डायलिसिस का टाइप्स में आपको बताया था ना, तो 59 का लगा देना, 59 का सी। आ जाओ 60, अरे बाप, 298 केल्विन ताप पर 1 ग्राम चारकोल द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा, यानी एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, उतना से नहीं याद रखता, याद रखना डायरेक्ट से मॉलिक्यूलर मास के, जेकर जितने ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतने ज्यादा गैस को एडजॉर्ब करता है, CH4H2NH3, ऑप्शन सी लगा लेना, 60 का सी। चलो आ जाओ, पाइरोल्यूसाइट निम्नलिखित में से किसका है, इसका मैंगनीज का है और किसका है ना, 61 का कौन सा बी। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा धातु में अवकृत करने की विधि को क्या कहता है, स्मेल्टिंग, प्रगलन, और क्या 62 का ए। ये सब बताने लायक क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है? गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें गोल्ड ऑप्शन में नहीं आ रहा है, सिल्वर नजर आ रहा है, इसलिए 63 का बी। साइनाइड प्रोसेस था, वान आर्कल प्रोसेस था, बहुत सारे प्रोसेस थे। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या, सॉलिड स्टेट, अभी जस्ट पढ़ा रहा हूं, सीट और एचएमटी वाला कहानी याद होगा तुम लोग को। ब्रेवियस लैटिस कुल 7 था। अरे को बता ले मैडम का मोबाइल नंबर 32411121 ना, उसी से क्वेश्चन है ये कि क्रिस्टल तंत्र बोला है, ना कि ये क्या बोला है, ब्रेवियस लैटिस बोला है। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्रेविस, वही 7 क्रिस्टल सिस्टम में 7 गो क्रिस्टल तंत्र में 14 गो पॉसिबिलिटी अरेंज करके बताया था, और वो 14 पॉसिबिलिटी को मोबाइल नंबर से याद करवाता था ना। वो मैडम का मोबाइल नंबर था कितना, तो 32411121, इसलिए यहां पर ऑप्शन 7 हो जाएगा। 64 का 64 का ऑप्शन ए 7 गो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है? बबुआ हीरा और ग्रेफाइट, पूरा डिटेल से पढ़ाता हूं, हीरा और ग्रेफाइट ना। 65 के बी पूरा पता होगा कि ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, 340 पिकोमीटर का डिस्टेंस होता है, कार्बन कार्बन के बीच में 141 का डिस्टेंस होता है, जबकि हीरा में कोई डिस्टेंस यानी लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है कार्बन का, जबकि ग्रेफाइट में sp2 होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री रहने के कारण वो गुड कंडक्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि डायमंड के केस में ऐसा नहीं होता है। जबकि ये दोनों हीरा और ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है, इसलिए 65 के भगवान के नाम लेके लगा दा बी। सरस्वती मैया की जय। अगला पॉइंट देखा 66 नंबर बोलता है कि किस धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है? अरे यार मैं बार बार बोलता हूं कि देखो यहां पर 2D 3D करके नहीं देता है, आपको डायरेक्ट वैसे माइंड में कब कर लो कि अगर जो 3D पैकिंग में अगर जो बोला क्लोज पैकिंग में, तो आपके पास 3, पहला कौन सा, तो ए अरेंजमेंट, दूसरा का कौन सी ए बी अरेंजमेंट, और तीसरा का चीज ए बी सी। तो इसमें तो 3D SCP आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना 6, और ए बी वाले में आ जाएगा 3D कौन सा HCP आ जाएगा, और एकरा में आ जाएगा 3D क्या, तो CCP या FCC बोलते हैं। तो एकरो में समन्वय संख्या 12 और एकरो में समन्वय संख्या कितना 12, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी 66 का डी। 67 में आ जाओ, 67 में अरेंज करो। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या हो जाएगा, तो इसमें बोलता है कि आइडियल सॉल्यूशन कौन सा नहीं है। तो यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर बोलता है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ठीक ना, यानी CHCl3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसलिए ये आइडियल नहीं होगा, आदर्श नहीं होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 67 का ऑप्शन सी। 68 में आ जाओ। निम्नलिखित में कौन अर्ध परागम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, यानी सॉल्वेंट, ऑप्शन ए 68 का ए सॉल्वेंट। उसके बाद आ जाओ 69, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम में, मोललिटी से क्वेश्चन है, 18 ग्राम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 हो जाएगा ना, तो यहां से अरेंज कर लो कितना 1/10 यानी कितना 0.1, और यहां से किसके अरेंज कर दो, तो 1000 दे रखा है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, कैंसिल, यानी कितना 0.1 मोलर, करेक्ट, यानी हो जाएगा 69 का बी, 69 का बी। और लास्ट 70, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, ये आ गया वन टॉप फैक्टर पर क्वेश्चन, आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन, सॉल्यूशन चैप्टर से सेकंड चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री, यानी 1% NaCl, 1% NaCl को क्या करो, ब्रेक डाउन करो, तो ये 2 आयन में टूट जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, जबकि ग्लूकोज ना C6H12O6 से ब्रेक डाउन नहीं करेगा। उसके बाद सुक्रोज भी ब्रेक डाउन नहीं करेगा, और उसके बाद यूरिया यानी NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 ये भी डिसोसिएट नहीं करेगा, यानी वन टॉप फैक्टर सबके लिए 1 आ जाएंगे, जो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए वन टॉप फैक्टर 2 आएगा, जिसमें क्या होगा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, यानी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट को ये अरेंज करेगा। तो 70 का हो जाएगा यहाँ पर कौन सा सी, तो 70 का सी। तो आई होप आप लोग मिला लीजिएगा बढ़िया तरीके से। आपका 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए, और बाकी बचे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव में कोई जान नहीं है, मैक्सिमम आप लोग को याद करवा दिया गया था ना,
सब चीज पूछा हुआ है, हैबर्स प्रोसेस पूछा हुआ है। मैं आपको बोला था आर्हेनियस इक्वेशन देख लेने के लिए ना, के बराबर ए के पावर माइनस ए बाई आर टी, जो टेम्परेचर कांस्टेंट अरेंज करके हम लोग बनाते थे। बाकी है लैंथेनॉइड, डबल साल्ट क्या होता है, पेप्टाइजेशन क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होते हैं, स्लैग क्या होते हैं ना। तो ये थे हम लोग के ऑब्जेक्टिव 70 में 70 ना। तो आप लोग अब केमिस्ट्री के एग्जाम देने के बाद नीट और जेई में लग जाइए, आपके कॉपी से उससे कहीं ज्यादा नहीं आएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।